राम राम भाई सारन है। अब आज डी ग्रुप का पेपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आने वाले जो आने वाली शिफ्ट में उन बच्चों को फ़ायदा हो सके जिनका पेपर अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई, बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ठीक है। इसका आंसर रहेगा बच्चों असम, ठीक है। तो वही है, आर्ट एंड कल्चर का ये क्वेश्चन है। तो फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, कुछ फेस्टिवल देख लेते हैं, ठीक है। तो आ सकते हैं कि हो सकता है कि दूसरे पेपर में इनमें से आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओ बिल्कुल, यहाँ देखोगे असम, ठीक है। असम में आपको दिख जाएगा बिहू, ठीक है। असम में आपको कौन सा त्यौहार है, बिहू। अगर बात करें गुजरात की तरफ आ जाओ बच्चे, गुजरात में आपको कौन सा रहेगा, उत्तरायण, ठीक है। और एक यहाँ पे देखने वाला है कि जो तमिलनाडु है नीचे बिल्कुल साउथ में अगर देखोगे तो तमिलनाडु में आपको क्या रहेगा, पोंगल। और एक इम्पोर्टेंट जो नोट करने वाला है वो है आपका आंध्र प्रदेश का, वो है पेड़ा पंडुया, ठीक है, पेड़ा पंडुया। इसी के ये देखो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, तो आर्ट एंड कल्चर से कुछ और भी पूछ सकता है, तो लैंग्वेज पूछी जा सकती है। तो कुछ लैंग्वेज देख लेते हैं अपन। तो मेन हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ठीक है। तमिल जो लैंग्वेज है वो तमिलनाडु की है, क्लासिकल लैंग्वेज है। कब इसको क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया, 2004 में, ठीक है। इसी तरह हमारे पास संस्कृत है जिसको 2005 में बनाया गया, कन्नड़ लैंग्वेज है कर्नाटका की जिसको 2008 में बनाया गया। उसके बाद हमारे पास तेलुगु लैंग्वेज है जिसको क्लासिकल लैंग्वेज 2008 में बनाया गया। मलयालम लैंग्वेज है जिसको 2013 में क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया। उसके बाद उड़िया लैंग्वेज है जिसको 2014 में किसका स्टेटस मिला, क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है, ठीक है। तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट थी, तो लैंग्वेज से शायद क्वेश्चन आ जाए, मुझे लग रहा है लैंग्वेज से क्वेश्चन आए। एक बार मैप पे देख लेते हैं, कुछ डांस फॉर्म भी देख लेते हैं हमारे पास, जो हमारे पास 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है वो देख लेते हैं। अब देखो जैसे यूपी में देखो भाई, यूपी में कथक डांस है, यूपी का जो कथक डांस है वो यूपी का है। तो 8 क्लासिकल डांस है भाई हमारे पास। तो जो यूपी का डांस पड़ेगा वो करेगा कथक। अगर बात करें केरला की, केरला में हमारे पास कथकली और मोहिनीअट्टम, हमारे पास 2 डांस फॉर्म आते हैं जो किसकी है, केरला की। उसके बाद तमिलनाडु में हमारे पास भरतनाट्यम आएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश में हमारे पास भाइयों आएगा कुचिपुड़ी, कौन सा डांस फॉर्म, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म। और उड़ीसा से हमारे पास उड़ीसी डांस फॉर्म आएगा। और मणिपुर से हमारे पास मणिपुरी डांस फॉर्म आएगा। और असम की जो डांस फॉर्म है वो है क्षत्रिय। शायद ये क्वेश्चन आ जाए, मुझे लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, क्षत्रिय डांस फॉर्म कौन से स्टेट का है, तो असम का, या इनमें से कौन सा डांस फॉर्म असम का है। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है इन्होंने क्वेश्चन दे दिया, फेस्टिवल से दे दिया, तो अगली बार क्वेश्चन या डांस से आएगा या फिर लैंग्वेज से आएगा। तो याद रखना, ये आपकी 8 क्लासिकल लैंग्वेज है, कौन कौन सी, कथक, मोहिनीअट्टम, उसके बाद कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी एंड क्षत्रिय है। तो कथक कहाँ की है, यूपी की। कथकली आपकी कहाँ रहेगी, केरला की। भरतनाट्यम की क्या है, भरतनाट्यम तमिलनाडु की। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, ठीक है। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं भाइयों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ईयर डिड इंडिया अटेन फ्रीडम, ठीक है। ये भाई ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 1947 में भारत को आज़ादी मिली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी का मैं भी थोड़ी देर में एक साथ ही करवा दूंगा सब कुछ। तो अगला क्वेश्चन है सीई का मतलब क्या होता है भैया, सी का इस भाई ने गलत रख रखा है। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। क्या मतलब होता है, कॉमन एरा। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब सीई की जगह वो पूछ लेंगे एडी, एनो डोमिनी। एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी। बीसीई पूछ सकते हैं वो। बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा बोल सकता है, इसको बेसिक कॉमन एरा ही बोल देते हैं। तो इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। भाइयों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। भैया इसका एक ही है, मिड डे मील, ठीक है। ये हो ही नहीं सकता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो पढ़ाई के लिए है, खाने के लिए नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान नहीं है, ये भी पढ़ाई के लिए है। और महिला समख्या या फिर महिला संख्या, ये अटेंडेंस से रिलेटेड होगा, बट खाने से रिलेटेड आपका एक ही है। तो आप तो कब आ सकते थे इसमें, अगर नहीं भी पता हो तो मिड डे मील, ठीक है। अगली देखो, फिलहाल सारी गवर्नमेंट स्कीम नहीं कराई जा सकती, तो इसलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द माँ प्रोग्राम। माँ प्रोग्राम होता है, देखो माँ नाम से ही पता चल रहा है, और कुछ ना कुछ कई बार तुक्का लग जाता है कि माँ से ही मदर,
ठीक है। तो इनमें ऑप्शन माँ दे रखा है तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं, तुक्का मारेंगे तो। बट इसका आंसर रहेगा मदर्स एब्सोल्यूट अटेंशन, ठीक है। मदर एब्सोल्यूट अटेंशन ये प्रोग्राम था किसका, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, महिलाओं को जागरूक करना किसके लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि मदर्स को बोलना कि अपना दूध अपने बच्चों को पिलाएं, ठीक है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ की बात करें, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 6th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जो साइंस स्टूडेंट रहे हैं उनको तो आता होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसकी जो रेडियस है जो धरती है, जो पृथ्वी है, उसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है बच्चों, इसका आंसर रहेगा 4th ऑप्शन रहेगा इसका आंसर 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है इंडिया से रिलेटेड आ सकते हैं वो अभी मैं आगे करा दूंगा आपको, अभी एक बार डिस्कस कर लेता फिर एक साथ ही करा दूंगा आपको, ठीक है। अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस कोल्ड, देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं, इस भाई ने गलत करके पर्यावरण नहीं कहते, इसका आंसर होगा वायुमंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर, क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर, या फिर हिंदी में बोलेंगे वायुमंडल। वायुमंडल गैसों की परत, ठीक है, गैस की परत किसके, पृथ्वी के चारों ओर। पर्यावरण तो होता है हमारे चारों ओर का आसपास का वातावरण को पर्यावरण बोलते हैं, ना कि ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट नहीं है तो इसका आंसर सही रहेगा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। अगला क्वेश्चन क्या है, हु सर्व्ड एज फ्री इंडियाज फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो इस भाई ने गलत करके है, जो हमारा स्वतंत्र भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, इसका आंसर रहेगा भाइयों श्री राजगोपालाचारी। अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो इसका आंसर था भाइयों, इसका आंसर रहेगा जेम्स मिल, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ सेक्शन ज्योग्राफी का करा देता हूँ, कुछ सेक्शन पॉलिटी का, ताकि आपका आने वाले पेपर में मदद मिले, आने वाले जिन बच्चों का पेपर है, ठीक है। तो एक साथ ही हो जाएगा। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों, पॉलिटी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पॉलिटी में मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा वो, ताकि आपके एग्ज़ाम में आने वाले बच्चों को उनके एग्ज़ाम में मदद हो सके, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करें कि अभी संविधान से, देखो संविधान से क्वेश्चन आ रहे हैं, संविधान फॉर्मेशन से, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो संविधान असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसका गठन किसकी सिफारिश से हुआ था, तो उसका गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश से हुआ था। कब हुआ था, 1946 में। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई बच्चों, 9 दिसंबर 1946 को। ये बिल्कुल ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। उसके बाद पहली जो बैठक थे उसका चेयरमैन बच्चों, उसका जो प्रेसिडेंट था, ठीक है, या फिर हम उसका अध्यक्ष बोलेंगे हिंदी में, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ठीक है। पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। पहले जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के बैठक के वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखना ये परमानेंट नहीं थे, ये टेम्परेरी थे, ठीक है। जो परमानेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कब बनते हैं, अगली मीटिंग में भाइयों, 2 दिन के बाद। तो 11 दिसंबर 1946 को जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो क्या बन जाते हैं, लोकसभा आपकी जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष, उनको परमानेंट अध्यक्ष चुना जाता है। और 13 दिसंबर, ये डेट भी बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या पास किया था, पेश किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। उद्देश्य प्रस्तावन बोलते हैं बच्चों उसको हिंदी में, जो बाद में जाके प्रियम्बल बना, जिसको बोलते हैं उद्देशिका बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो भारत का संविधान है उसको बनने में कितना खर्च आया, 64 लाख रुपए का बच्चों उसमें खर्च आया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ वो कब तैयार हुआ, ठीक है। वो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। हमने इसको लागू कब से किया, हमने इसको लागू किया 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। जब ये बन के तैयार हुआ तो उसमें कितने आर्टिकल्स थे, इसमें आर्टिकल थे भाइयों, कितने अनुच्छेद थे, हिंदी में बोलेंगे कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 12 पार्ट थे, ठीक है, 12 भाग थे। तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे इसके अंदर। बट आज के टाइम में बात करेंगे और अराउंड 448 में क्या है, 448 में आर्टिकल से अनुच्छेद है, 12 क्या रहेगी, अनुसूचियाँ रहेगी और 25 में क्या रहेंगे, पार्ट रहेंगे। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा चांसेस क्वेश्चन के आने के। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी भाइयों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। ये संविधान किसने लिखा था भाइयों,
हैंड रिटन था, जो पहला जो ओरिजिनल कॉपी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, कुछ इसमें और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल एक दो इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं। जो नेशनल फ्लैग था, नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950 को। और जो अपने पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वो कौन बने, ये क्वेश्चन बिल्कुल आने के चांसेस इस क्वेश्चन के कि पहले देश के पहले जो प्रेसिडेंट थे, देश के पहले जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, वो क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आने के कम चांस है, बट ऊपर जो मैंने बताया है सब आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, जैसे कुछ विशेषताएं देख लेते हैं भारत के संविधान की। ये सबसे लंबा लिखा गया संविधान है। हमारे पास सिर्फ एक ही हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप होती है, सेंटर के लिए भी, मतलब केंद्र सरकार के लिए भी, केंद्र के लिए भी और राज्यों के लिए भी एक ही सिटीजनशिप है। और हमारे पास केंद्र के लिए भी और राज्यों के लिए भी एक ही हमारे पास संविधान रहेगा बच्चों। ठीक है, जो हमारा संविधान क्या है, रिजिड है या फिर फ्लेक्सिबल है, कठोर कहेंगे या लचीला कहेंगे, तो इट इज़ अ मिक्सचर। ये क्या है, हमारा जो संविधान है वो क्या है, मिक्सचर है। किसका, ना तो वो ज़्यादा कठिन है, ना ज़्यादा कठोर है और ना ज़्यादा लचीला है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है, जो धर्मनिरपेक्षता वाली बात है वो प्रियम्बल में, सोशलिस्ट 3 वर्ड प्रियम्बल में डाले गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड कब डाले गए थे, 42वें संविधान संशोधन के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए थे। एक क्वेश्चन और आता है, हमारे पास कौन सा सिस्टम, हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो सिंगल सिटीजनशिप है, संसदीय शासन प्रणाली बोलेंगे बच्चों इसको। ठीक है, और ये क्वेश्चन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हरियाणा के पेपरों में आ जाता है। यही क्वेश्चन आया था किसमें, नायब तहसीलदार में। तो वोटिंग राइट पूछ सकते हैं, कितने से ज़्यादा उम्र के बच्चों को, कितने से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, तो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। जो पहले कितनी थी, 21 साल की थी, इसको घटाकर, ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशन जो 61वां संविधान संशोधन है उसके तहत इसको कितनी कर दी गई, तो 61वां संविधान संशोधन एक्ट 1988 के तहत जो ये 21 की उम्र थी वो घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई थी। फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटी जो आपकी 42वां संविधान संशोधन था 1976 में हुआ था, उसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या डाली, मौलिक कर्तव्य डाले गए। फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। और कौन सा संविधान संशोधन थे, 42वें संविधान संशोधन से 1976, और किसकी सिफारिश से, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश से हमने संविधान में क्या ऐड करा, मौलिक अधिकार हमने ऐड करे, मौलिक कर्तव्य हमने ऐड करे, मौलिक कर्तव्य हमने ऐड करे। किसकी सिफारिश से, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश से 42वां संविधान संशोधन के तहत हमने इसको ऐड करा। कौन सा आर्टिकल हमने ऐड करा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल नंबर 51A हमने इसमें ऐड किया। ठीक है, तो अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट से बिल्कुल क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। तो हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट है बच्चों, हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। तो पहला है हमारे पास समानता का अधिकार, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। अगला है हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। अगला है हमारे पास शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगला है हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगला अधिकार है हमारे पास संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। अगला अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, जो जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट मिले हैं इन सबको बचाने का अधिकार। ठीक है, ये अधिकार हमारे पास कहाँ से मिलता है, हमें आर्टिकल नंबर 32 है, जिसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसी को तो बोला गया हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को बोला गया है। ठीक है, ये हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बोला गया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा बोला गया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बच्चों
हमारा जो सिस्टम है, हमारे पास मिक्स सिस्टम है, ना हम प्योर फेडरल है, ना हम प्योर यूनिटरी सिस्टम है, ना हमारे पास संघीय सिस्टम है, ना प्योर हमारे पास एकात्मक सिस्टम है। हम क्या है, मिक्सचर है बच्चों, क्या है, मिक्सचर। तो हमें बोलते हैं क्वासी फेडरल सिस्टम बोलते हैं बच्चों इसको, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ। कुछ पार्ट के नाम कई बार पूछे जाते हैं। तो पार्ट 1 बात करता है यूनियन, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में। भाग नंबर 2 बात करता है सिटीजनशिप के बारे में। भाग नंबर 3 बात करता है फंडामेंटल मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। भाग नंबर 4 बात करता है डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, या फिर डीपीएसपी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद भाग नंबर 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। भाग नंबर 5 बात करता है केंद्र सरकार की। भाग नंबर 6 बात करता है किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की। भाग नंबर 7 बात करता है आपकी, ठीक है, भाग नंबर 7 एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों। भाग नंबर 8 बात करता है किसकी, यूनियन टेरिटरीज की। और भाग नंबर 9 पंचायत की बात करता है। और भाग नंबर 9A बात करता है म्यूनिसिपैलिटी की, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी मतलब नगर पालिकाओं की बात करता है। और भाग नंबर 9B बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। भाग नंबर 10 बात करता है और शेड्यूल एरिया, SC एंड ST की बात करता है, शेड्यूल एरिया की बात करता है, शेड्यूल ट्राइब की बात करता है। भाग नंबर 11 बात करता है सेंटर, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के रिलेशन की बात करता है। भाग नंबर 12 बात करेगा फिनांस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। उसके बाद फिनांस की बात करता है। भाग नंबर 13 बात करेगा ट्रेड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, देश के भीतर व्यापार के बारे में बात करता है ये। उसके बाद भाग नंबर 14 बात करता है सर्विसेज मतलब सेवाएं किसके अंडर, राज्यों के केंद्र सरकार के अंडर में और राज्य सरकार के अंडर में। भाग नंबर 14 ये बात करता है ट्राइब्यूनल्स की, ठीक है। भाग नंबर 15 ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, इलेक्शन की बात करता है। इसी तरह हमारे पास भाग नंबर 16 स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। भाग नंबर 17 बात करता है लैंग्वेजेस की बात करता है। भाग नंबर 18 कॉन्स्टिट्यूशन का इमरजेंसी की बात करता है। हाँ, इमरजेंसी से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। इमरजेंसी में 3 तरह की हमारे पास इमरजेंसी होती है। एक होता है आपका नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 352 किसकी बात करता है, नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल नंबर 356 प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। आर्टिकल नंबर 360 बात करता है फिनेंशियल इमरजेंसी की। तो इसी तरह हमारे पास कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगले हम एक बार फंडामेंटल राइट देख लेते हैं। मेरे को लगता है कि फंडामेंटल राइट से ही क्वेश्चन आएगा अगली बार। तो आर्टिकल नंबर 14 याद रखना बच्चों, 14 आर्टिकल नंबर 14 ये हमारे मौलिक अधिकार है। 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है। 15 बात करता है किसी के मतलब कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, भेदभाव की बात करता है, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर, ठीक है। 16 बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलने चाहिए, समान चांसेस मिलने चाहिए एम्प्लॉयमेंट के मैटर में। 17 ये क्वेश्चन बिल्कुल पूरे चांसेस इसके आने के। 17 बोले अनटचेबिलिटी, छुआछूत को ये बैन करता है, छुआछूत को ये बंद करता है, छुआछूत को बोलता है कि ये चीज़ देश में खत्म होनी चाहिए। तो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। 18वां आर्टिकल बात करता है अबोलिशन ऑफ टाइटल, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन ये बनता है बच्चों, ये देख लीजिएगा। 19वां देखिएगा, 19वां बात करता है प्रोटेक्शन बोलने का अधिकार बच्चों। 19वां आर्टिकल नंबर 19 बात करता है बोलने का अधिकार। एक क्वेश्चन आपका है लाइफ, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। 21वां आर्टिकल नंबर 21वां बात करता है किसका, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और एक अगला ये क्वेश्चन देखिएगा, ये बनता है, ये जो आर्टिकल 21A बात करता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन की। किसकी बात करता है बच्चों, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन की। तो इसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन देख लीजिए 32, देखो आर्टिकल नंबर 32 देखिए क्या है, रेमेडीज़ की बात करता है। इसमें रिटें आती है बच्चों। तो हमारे पास कितने तरह की रिटें होती है, हमारे पास 5 तरह की रिटें होती है, जिसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्चुररी, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्चुररी, क्यू वारंटो, ठीक है। 5वीं कौन सी होती है, क्यू वारंटो। ये 5 तरह की रिटो है बच्चे। ये ग्रुप सी में भी एक क्वेश्चन आया था रिटो के बारे में, तो रिटे पढ़ के जाना बिल्कुल, एक बार रिटे को देख लीजिए, दोबारा आने के क्वेश्चन है। हेबियस कॉर्पस में आपको एक बार वैसे बताया था, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ समवन, कि किसी की बॉडी को कोर्ट के समक्ष पेश करना, टू हैव द बॉडी ऑफ समवन। उसके बाद आता है हमारे पास क्यू वारंटो बात करता है कि आपकी अथॉरिटी की बात करता है कि किस अथॉरिटी से आप क्या काम करते हो। कोई सरकारी अफसर अपनी अथॉरिटी में कोई काम करता है तो कोर्ट उसको क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने ये काम करा है तो आपकी अथॉरिटी बता दो, ठीक है। इसी तरह प्रोहिबिशन एंड सर्चुररी क्या होता है, कोई लोअर कोर्ट डिसीजन सुना देती है तो
जो आपकी हायर कोर्ट्स होती है लोअर कोर्ट्स के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर देगा, ठीक है, तो उसमें ये सारी रेटें होती है, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की पावर है। आर्टिकल नंबर 51 देखिएगा, प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये आपके मेन थे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बच्चों क्या था अपना, तो मैंने मेन आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी ज्योग्राफी की, हम बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी से कोई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि आपको कुछ करा दूँ यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और। तो ज्योग्राफी का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ मैं, ज्योग्राफी की बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे कोई ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंडिया है, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, जो समुद्री सीमा है, उसकी लंबाई कितनी है बच्चों। ये क्वेश्चन नायब तहसीलदार में भी ये क्वेश्चन आया था कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मतलब समुद्री सीमा कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। 7516 पॉइंट, बच्चों याद रखना, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। अगर बात करें लैंड बाउंड्री की बात करें तो मतलब कि जो धरातल पे से जो ज़मीनी सतह से कितनी बाउंड्री शेयर करता है वो बच्चा रहेगी 15,200 किलोमीटर रहेगी बच्चों, 15,200 किलोमीटर रहेगी, ठीक है। अगर बात करें देशांतर रेखाओं, जो देशांतर एक्सटेंट है भारत का, वो कितना है बच्चों, वो आपका रहेगा 8.5 डिग्री से लेके 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट तक बच्चों किसका रहेगा, ये हमारा एक्सटेंट रहेगा। कितना, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट तक बच्चों, ठीक है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो अक्षांशीय जो एक्सटेंट है, अक्षांशीय जो भारत का जो अक्षांशीय जो गैप है वो कितना है, तो वो रहेगा बच्चों 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक रहेगा बच्चों। तो ये कुछ क्वेश्चन बच्चों बनते हैं। तो जैसे मैं आपको फ़ोटो पे दिखा देता हूँ, आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे मैंने फ़ोटो पे लिखा हुआ है, भारत के टॉप पे देखिएगा 37 डिग्री बना हुआ है, और जो भारत का मेन लैंड का जो साउथ है वो देखिएगा, सदर्न पोर्शन है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट तक, ठीक है। अपना भाई पूरा जो वेस्टर्न मोस्ट है, आप वेस्टर्न मोस्ट जो पश्चिमी किनारा है भारत का, वो देखिएगा उस पर कितना लिखा है, 68 डिग्री 7 मिनट। अगर बात करें पूर्वी, देखो पूर्वी पॉइंट देखो भारत का कितना है इसके अंदर, 97 डिग्री 25 मिनट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, भारत का ऊपरी सबसे हम क्या कहेंगे, नदन उत्तरी मोस्ट पॉइंट कौन था भारत का, इंदिरा कोल। सबसे सदर्न मोस्ट, या फिर हम हिंदी बोलते हैं इसको, सबसे दक्षिणी पॉइंट भारत का कौन सा है, वो है इंदिरा पॉइंट। तो दोनों में इंदिरा आएगा, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, याद रखना। सबसे पूर्वी मोस्ट पॉइंट भारत का रहेगा कौन सा, ताल्लु पास। सबसे पश्चिमी पॉइंट भारत का रहेगा गोहार मोटा, ठीक है बच्चों। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर पास करता है, भारत के 8 राज्यों से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पहला जो भारत का राज्य है वो है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये आपके राज्य है जहाँ से आपके क्या पास करती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बच्चों बन सकता है कि जो प्राइम मेरिडियन है वो भारत के कौन से मतलब किस डिग्री पर है, ठीक है। तो वो 82.5 डिग्री पर रहेगी बच्चों, 82.5 डिग्री ईस्ट, जो है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल पूरे आने के चांस है इस क्वेश्चन के। एक क्वेश्चन ये आ सकता है बच्चों ज्योग्राफी में कि जो भारत की फ्रेश वाटर लेक है वो है आपकी वुलर लेक, ठीक है। अगर बात करें लार्जेस्ट लगून की बात करें, लार्जेस्ट लगून में हमारे पास क्या रहेगी, चिलिका लेक रहेगी। सबसे लॉन्गेस्ट लेक हमारी वेम्बनाड लेक रहेगी जो केरला में है, ठीक है। इसी तरह आपके क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं बच्चों। सोल्टियस लेक, सांबर लेक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, जैसे अभी देखो ये क्वेश्चन था आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जेम्स मिल। तो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन निकाल के रखा है बच्चों। तो कुछ हमारे पास बुकें इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो बुकें हम एक बार देख लेते हैं
ठीक है, लिस्ट ऑफ द बुक देख लेते हैं कि किस किस ने कौन कौन सी बुक लिखी है। तो महात्मा गांधी की बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद करके याद करके जाना बच्चों। तो महात्मा गांधी ने कौन कौन सी बुक लिखी है? यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज एंड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इसी तरह बाल गंगाधर की भी इंपॉर्टेंट है, केसरी, मराठा, ठीक है, गीत रसिया। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, द आर्किटेक्ट होम्स इन द वेदास। एंड एक ये है आपका द ओरियन और रिसर्चेस इनटू द एंटिक्विटी ऑफ द वेदास। तो वेदास से रिलेटेड अगर आपको कोई बुक का नाम लिखी हुआ वहाँ पे तो याद कर लेना वो किस रिलेटेड होगा। तो क्या मारने का आपको मौका मिले तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो इसमें आगे हम इम्पोर्टेंट है जवाहरलाल नेहरू भी इम्पोर्टेंट है। तो इनका एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, शायद ये पूछी जा सकती है, काफ़ी टाइम ये पूछी जा चुकी है पहले भी, ठीक है। और लाला लाजपत राय की बुक इम्पोर्टेंट है दी आर्य समाज, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, इनको भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसके बाद भगत सिंह की जो ये बुक है वाई आई एम एन एथिस्ट, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट किताबें थी। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कौन सी बुक है? गीतांजलि बच्चों, कौन सी रहेगी? गीतांजलि, ठीक है। वीर सावरकर की बुक भी देख लीजिएगा, ठीक है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी? वीर सावरकर ने लिखी थी। एनी बेसेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहली बार की महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष रही है वो एनी बेसेंट ही थी, तो इनका भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है बच्चों, जो फर्स्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष थी, फर्स्ट लेडी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वो थी सरोजिनी नायडू। अगर फर्स्ट बाहरी लेडी जो बाहर से आई थी वो थी आपकी एनी बेसेंट। तो इन्होंने क्या लिखी थी? इन्होंने लिखी थी कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया। तो देखो ये न्यू इंडिया है बच्चों, और गांधी जी ने क्या लिखी थी? यंग इंडिया। तो एनी बेसेंट ने क्या लिखी थी? न्यू इंडिया। कंफ्यूज मत होना, गांधी जी ने यंग इंडिया, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया, ठीक है। ये थी आपकी इंपॉर्टेंट बुकें, ठीक है। सारी अब नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मिशन इंद्रधनुष था, किसके लिए था मिशन इंद्रधनुष? मिशन इंद्रधनुष था आपके टीकाकरण के लिए, ठीक है, बच्चों के वैक्सीनेशन के पूरा का पूरा टीकाकरण का प्रोग्राम था ये। तो इसका ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन सही रहेगा, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, टीकाकरण बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन अपना रहेगा बच्चों, हु सर्व्ड एज द फ्री इंडियाज फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो फ्री इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल थे आपके सी राजगोपालाचारी, ठीक है, ये लास्ट गवर्नर जनरल भी थे इंडिया के। अगर बात करें इंडिया के स्वतंत्र भारत के, आज़ाद भारत के पहले जो थे आपके गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है, ये लास्ट भी यही रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें भारत के, ठीक है, तो गुलाम भारत के या फिर पूरे भारत के, तो पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना बच्चों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है अप्पम, पिट्टू एंड इडियप्पम। ये जो फूड आइटम है, ठीक है, अप्पम, ठीक है, पुट्टू, इडियप्पम, देखो नाम से पता चल रहा है, तुक्का भी लगा सकते हो। गुजरात, ये लैंग्वेज गुजरात के लिए, अप्पम, मलयालम, पुट्टम, ये किसकी लैंग्वेज होती है? ये किसकी है? केरल, साउथ इंडिया की लैंग्वेज है भैया, ये केरला की लैंग्वेज है। तो सोचने वाला कुछ नहीं, तुक्का मार सकता आप, सीधा आंसर लगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा केरला। उसके बाद लुगडा, हाँ ये थोड़ा मेरे को क्वेश्चन थोड़ा अलग लगा बिकॉज ये साड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है साड़ी से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, HCS में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो लुगडा इज अ काइंड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग दैट इज वोर्न इन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये साड़ी रहेगा इसका आंसर। वेयर इज जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, बच्चों इसका जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी दिल्ली में है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों ने क्या करा, अलीगढ़ है, मुसलमान नाम है तो अलीगढ़ कर दिया, बट इसका आंसर रहेगा बच्चों दिल्ली। अब कुछ डेटें इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, मेरी क्लास में भी बच्चों को बोलता हूँ कि डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, डेट से क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने कल भी बच्चों को ये बोला था, और मैं कल क्लास में बच्चों को ये बोल के आया था कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे याद करके जाना, और यही क्वेश्चन आज आ गया बच्चों। इसका आंसर रहेगा 5 जून। तो मैं आपको कुछ डेट बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने अभी आपके लिए निकाली है, ठीक है। तो डेट्स को देख लेते हैं बच्चों, डेट्स को बच्चों देख के चलते हैं, क्योंकि आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो वो इसके आने के पूरे चांस है। तो एक बार डेट को देख लेते हैं।
ये देखिएगा बच्चों, मैंने आपके लिए डेट यहाँ पे निकाल के रखी है, तो सारी डेट नहीं देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को आपको क्या याद करना है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको डेट पक्का याद करनी है, वो जरूर आती है, ठीक है। तो एक आप इसमें याद कर ले, यूथ डे जरूर याद करना, यूथ डे आने के चांस है। जनवरी 12 को हम क्या मनाते हैं, यूथ डे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप याद रखना एक आपका ये 25 जनवरी वाला जरूर याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। उसके बाद याद रखना बच्चों कि वेटलैंड, मैंने आपको बोला इन्वायरमेंट से रिलेटेड, अभी अगला क्वेश्चन भी पक्का गारंटी दे रहा हूँ इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही आएगा। तो 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है बच्चों, आपको नेक्स्ट आ जाते हैं मार्च महीने में, क्योंकि इतना भी याद नहीं रख पाओगे तो मार्च महीने का याद कर लेते हैं। मार्च महीने में आप सीधा आइए 22 मार्च को, वोटर डे आपका है 22 मार्च। 21 मार्च को देखिएगा क्या है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, ठीक है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे क्या रहेगा 21 मार्च को, और 22 मार्च को क्या रहेगा, वर्ल्ड वोटर डे या वर्ल्ड डे फॉर वोटर रहेगा। तो इसी तरह हमारे पास, और 3 मार्च को देखिएगा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। तो ये नेचर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, तो ये आने के पूरे चांस है। उसके बाद आगे देखिएगा, सारे नहीं याद करने, तो मेन इसमें याद करने हैं बच्चे, आपको एक बार देख लीजिएगा मेन में आपको, ठीक है। अब ये देखिए 22 अप्रैल वाला देखिएगा बच्चों, 22 अप्रैल वाला इंपॉर्टेंट है। कौन सा, अर्थ डे बोलते हैं बच्चों इसको, क्या 22 अप्रैल को क्या आता है आपका, अर्थ डे रहेगा। और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल पंचायती डे 24 अप्रैल, क्योंकि जब 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तो जब 73rd अमेंडमेंट के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हर राज्यों में कंपलसरी कर दिया गया, किस चीज़ को कंपलसरी कर दिया गया था, पंचायत बनाना कंपलसरी कर दिया गया था। और वो डेट रखी गई थी पंचायत बनाने की, जो सबको लास्ट डेट थी वो थी 24 अप्रैल, ठीक है। इसलिए 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, नेशनल पंचायत डे। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। एक यहाँ पे बच्चों याद रखना, मार्च में 8 मार्च याद रखना बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च बच्चों, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे याद रखना बच्चों। उसके बाद यही मेन थे बच्चों। एक मैं आपको 1-2 और बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो है आपका, देखो 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। मैं हमेशा बोलता हूँ ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा आने के सी के चांस होते हैं, इसमें से और इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं, डॉक्टर भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ डेट्स थी आपकी, कुछ मैं अभी भी देखो 15 अगस्त सबको पता है बच्चों। अभी 47 में क्वेश्चन आता है देश कब आज़ाद हुआ, तो डेट पूछ सकते हैं, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ठीक है। हाँ ये शायद, क्योंकि वो कई बार हिस्ट्री से रिलेटेड कर देते हैं, तो क्विट इंडिया डे मनाया जाता है 9 अगस्त को, ठीक है। और नागासाकी डे भी इसी दिन मनाया जाता है, क्योंकि 9 अगस्त को ही नागासाकी बम गिराया गया था। तो 6 तारीख को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, और 9 तारीख को आपकी नागासाकी पर गिराया गया था, ठीक है। उसके बाद बच्चों हिंदी दिवस पूछा जाता है, बिल्कुल, क्योंकि बहस चल जाती है, करंट अफेयर में रहता है, लैंग्वेज। तो 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को हम टीचर डे मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे बच्चों, क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारे हैं बच्चों, तो बट ये इंपॉर्टेंट थे जो जिनके आने के चांस है, ठीक है, पूछा जा सकता है। एक बार इसकी लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ अगर आपको देखनी हो, ठीक है। तो एड्स भी इम्पोर्टेंट है, तो 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। इसके बाद एक आपको जो, हाँ ये वाला इम्पोर्टेंट है बच्चों, अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्योंकि ये नेशनल यूनिटी डे क्यों, बिकॉज ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपने सुना है, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपने सुना होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, सरदार सरोवर डैम में, ठीक है। कौन सी रिवर पर है, नर्मदा रिवर पर है। तो यूनिटी डे उनके लिए मनाया जाता है, किसके लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, ठीक है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो ये मेन आपकी डेट थी। वर्ल्ड हैबिटेट डे याद रखना, हैबिटेट से भी अगर क्वेश्चन था, ठीक है। तो
सब इसी में आएगा। उसके बाद फर्स्ट मंडे को बनाया जाता है, अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। ठीक है, तो बढ़े आगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है लिटरेसी। जो एज पर दिस सेंसस 2011 जो इंडिया की लिटरेसी रेट है वो कितनी थी बच्चों, वो 73% के आसपास थे बच्चों। तो इसका आंसर 73% आएगा। 80-85 तो कभी पहुंची भी नहीं है, तो 73% इंडिया की लिटरेसी रेट रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ही ऐसे इन्होंने डाले हुए हैं, तो पेपर ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड अ मिशन कोल्ड, ठीक है, कोल्ड डैश अंडर अ प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल हैव बीन स्टार्टेड। ठीक है, तो सीवेज जो डिस्पोजल है उसका अभियान स्टार्ट किया गया था 2016 में। देखो उड़ान जो स्कीम है इसका मतलब होता है उड़े देश का आम आदमी, ठीक है, आम नागरिक। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक, तो ये प्लेन की सुविधाओं के लिए है, तो उन आम जनता को प्लेन की सुविधा प्राप्त कराने के हैं। नमामि गंगे गंगा के लिए है। उज्ज्वला योजना आपका सिलेंडर के लिए। तो बचता हमारे पास एक ही ऑप्शन है बच्चों, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, ये क्वेश्चन भैया बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बेरी विटामिन B1 सिक्स क्लास की NCERT में आपको ये मिल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों ये। ठीक है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हम GS का क्वेश्चन देखेंगे मेनली, फिर भी कुछ देख लेते हैं। ये आपका बल्ब का ऑप्शन है B पे। अगर मैं C को 2 से मैच करूँ, ठीक है, C को 2 से मैच करके हमारे पास लास्ट वाला ऑप्शन कट जाता है। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन कटेगा। ठीक है, और बैटरी का जो सिंबल है इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी का सिंबल D का 4। तो इसका आंसर देख लेना बच्चों एक बार, इसका आंसर शायद A हो। साइंस का पोर्शन है ये। ठीक है, उसके बाद ठीक है SI यूनिट पूछी गई है। SI यूनिट रहेगी आपकी kg बच्चों। SI यूनिट क्या रहेगी, kg। SI यूनिट ऑफ मास इसको बोलते हैं। SI यूनिट ऑफ मास हिंदी में बोलेंगे इसको। द्रव्यमान की SI इकाई क्या है। ठीक है, उसके बाद हेपेटाइटिस A कोज बाय, ठीक है, हेपेटाइटिस A बीमारी का कारण क्या है रहेगा बच्चों, ये भाई निगल, इसका आंसर रहेगा वायरस से होता है भैया, ये विषाणु से होता है। ठीक है, तो ये भी 6 क्लास की NCERT का क्वेश्चन है। उसके बाद ठीक है 22वां अगर हम क्वेश्चन देखें, 22वां क्वेश्चन में ये 10th क्लास की NCERT क्वेश्चन है बच्चों। ये 10th क्लास की NCERT में एक पूरा फूल का डायग्राम होता है, उससे आया हुआ है। तो मैं तो GS का फैकल्टी हूँ, तो फिर भी एक बार इसको ट्राई कर लेता है करने का। तो जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, जो पीटल है या जिसको पंखुड़ी बोलते हैं, पंखड़ी होती है फ्लावर की, तो B का ऑप्शन रहेगा बच्चों 4। B का ऑप्शन 4, तो इसमें एक ही ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर B को अगर 4 से मिला देंगे, मैच द फॉलोइंग, B को अगर हम 4 से मिला देंगे, B को पीटल मतलब फ्लावर, तो B को 4 से मिला देंगे तो इसका आंसर रहेगा चौथा, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 4th पोर्शन। ठीक है, 4th ऑप्शन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। इसके बाद अगर बात करें इसकी, डैश एंड डैश आर वाटर बोर्न डिसीज। ठीक है, डैश एंड तथा डैश तथा डैश जल से होने वाली बीमारियां है। जल से होने वाली बीमारियां बच्चों कौन कौन सी रहेगी, बेरी अभी बात करी थी, विटामिन की कमी से होता है। ये भी विटामिन की कमी से होता है। पोलियो वायरस की वजह से होता है। और इसका मतलब लास्ट ऑप्शन बचता है बच्चों टाइफाइड, और ये आपका क्या है मेनिनजाइटिस। ठीक है, ये इसका आंसर ये रहेगा 4th। भाई ने किया हुआ गलत कर दिया, शायद सही किया था। यीस्ट की वजह से, देखो यीस्ट ये वही NCERT का ही है, बेसिक NCERT से ही आया हुआ है क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है काफ़ी। यीस्ट से क्या बनता है, यीस्ट से ब्रेड, बियर, तो इसका आंसर रहेगा अल्कोहल। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, अल्कोहल। ठीक है, यीस्ट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, किसका, आपका अल्कोहल के प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो बच्चों ये सारे क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन ये डिस्कस कर लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्थलीय प्राकृतवास नहीं है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, जगह पे रहना, समुद्र की बात नहीं, जगह पे, इनमें से कौन सा जगह पे रहने वाला नहीं है टेरेस्ट्रियल,
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, पॉन्ड, ठीक है। नॉट अ टेरेस्ट्रियल बच्चों, तो जगह वाला नहीं है। अल्टीमेटली वो क्या कह रहा है, कौन सा पूछ रहा है, वो पानी वाला, ठीक है, जल वाला हैबिटेट की बात कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे जल में क्या, जल से रिलेटेड देखो बच्चों इसका क्या रहेगा, तालाब, मरुस्थल ज़मीन पे होता है, वर्षावन, ठीक है, रेन फॉरेस्ट ज़मीन पे, फॉरेस्ट कहाँ होता है, ज़मीन पे, घास के मैदान ज़मीन पे, और पानी में क्या होगा, पानी किससे होता है, तालाब से, ठीक है। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ, बच्चों देखो हीट ट्रांसफर, हीट एंड मास ट्रांसफर की बात होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ठीक है, रेडिएशन एंड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र की बात होती है, कंडक्शन में मीडियम चाहिए होता है, कंडक्शन में सॉलिड मीडियम काम आता है। कंडक्शन में अगर बात करें चालन, चालन में सॉलिड मीडियम मतलब सख्त मीडियम, जैसे लोहा को गर्म कर दो तो वो कंडक्शन होगा, लोहे को एक एंड को गर्म करो, एक छोर को गर्म करो, दूसरा छोर अपने आप गर्म हो जाता है, इसको बोलते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन होता है जब कन्वेक्शन के लिए मीडियम चाहिए होता है, कन्वेक्शन के लिए लिक्विड मीडियम चाहिए होता है बच्चों। इस भाई का गलत है, तो इसका आंसर रहेगा डी, इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर रहेगा रेडिएशन, जिसको बोलते हैं विकिरण, ठीक है। अगर बात करें अर्थवॉर्म, ठीक है, जो कीड़े होते हैं, भू कृम, किससे सांस लेते हैं, इस भाई ने इसने गलत किया हुआ है, ट्रैकिया नहीं होता, ट्रैकिया तो इंसान के अंदर होता है ट्रैकिया, ठीक है। गिल्स मछलियों में होता है, ये लंग्स इंसानों में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों स्किन, त्वचा से सांस लेते हैं, त्वचा से, किससे सांस लेते हैं, त्वचा से, ठीक है। तो ये आपके साइंस के क्वेश्चन आ गए। फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, ठीक है। धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसमें धातुओं को पीट कर पतले पत्थर बनाए जाते हैं बच्चों, पतले पत्थर। इसका आंसर रहेगा, देखो इसमें दो कंसेप्ट आते हैं बच्चों, ये 10th का 9th का कंसेप्ट है बच्चों, साइंस का है, तो फिर भी मैं करवा देता हूँ, मैं जीएस का टीचर हूँ, मैं फिर भी मैं थोड़ा बहुत जितना मेरे को नॉलेज है मैं आपको बताता हूँ साइंस का पोर्शन। डक्टिलिटी एंड मेलिबिलिटी दो कंसेप्ट होते हैं बच्चों। डक्टिलिटी होता है किसी भी चीज़ को हम खींच के तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी को खींच के उसको किसी भी चीज़ को हम तार बना सकते हैं, लंबी तार, ठीक है। इसी तरह और तो मेलेबिलिटी होता है किसी को भी हम पीट पीट कर क्या बना सकते हैं, शीट की फॉर्म में बना सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुटनीयता। कुटनीयता इसका आंसर रहेगा कुटनीयता। इस भाई ने गलत किया है, तन्यता इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा कुटनीयता, कुटनीयता बच्चों। तो याद रखना क्या आंसर रहेगा, इस भाई ने गलत कर दिया, आंसर होना चाहिए 3 कुटनीयता। तन्यता तो क्या होती है, डक्टिलिटी, इसको किसी को भी तार की फॉर्म में बनाया सकता है, अगले पेपर में बिल्कुल आने के इसको चांस है, ठीक है। रिएक्टिविटी तो भाई रिएक्टिविटी तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, रिएक्टिविटी किसी चीज़ को रिएक्ट कराना। कंडक्टिविटी होता है चालकता, अभी मैंने आपको बात करी ऊपर कंडक्टर, ठीक है। फाइंड दी ओड वन आउट, कैरेट, ठीक है, गाजर, आलू, टमाटर, अदरक। भाई ओड वन आउट यार, इनमें अलग पूछा गया था, इस भाई ने फिर गलत करके आया। इसका आंसर रहेगा ज़मीन। देखो गाजर क्या आती है, ज़मीन से आती है, आलू कहाँ से आता है, ज़मीन से आता है, ठीक है। अदरक कहाँ से आते हैं, ज़मीन से आते हैं। टमाटर कहाँ से आता है, भाई पौधे से ऊपर से आता है, टमाटर पौधे के ऊपर लगता है, ना कि ज़मीन में लगता है टमाटर, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 3 होना चाहिए, ठीक है। देखो भाई ये थे मेन क्वेश्चन। शाम को मैं नई वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपके साथ पूरा का पूरा जीएस का क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक है, जिसमें मेन आपको सारा क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी बस इतना ही अभी के लिए, तो तैयारी करो अपना, ठीक है। कल ऑल द बेस्ट फॉर दी टुमारो एग्ज़ाम।